ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि एलिमेंट जो होते हैं करीब 120 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। यानी कंबाइंड स्टेट का मतलब वो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे है ना, मतलब एलिमेंट्स जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, तो उस कंबाइंड स्टेट को हम लोग कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट में। कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट में। इज इट क्लियर? फिर ऐसा मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन कम खर्च में और आसानी से करते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम लोग कहते हैं ओर्स। क्या कहते हैं बच्चों? ओर्स। तो सारे ओर्स मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जो है उसका मेन ओर्स बॉक्साइट है। क्या बच्चों? बॉक्साइट। वो ऑक्साइड ओर्स है। कौन सा ओर्स है? ऑक्साइड। अब जैसे एल्युमिनियम सल्फाइड के भी फॉर्म में मिलता है, ठीक, लेकिन उसका जो मेन ओर्स होगा वो बॉक्साइट होगा, क्योंकि वहां से हम लोग आसानी से कम खर्च में उसको निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि ओर्स 4 तरह के होते हैं, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स और हैलाइड ओर्स। इज इट क्लियर? 4 तरह के ओर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अब आप लोग को इसको नोट करना है। ठीक है जी, क्लियर? लेकिन आप लोग नोट मत कीजिए, क्योंकि नोट जो वीडियो लेक्चर में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तो अपने आप नोट हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग चारों तरह के ओर्स का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चारों तरह के ओर्स का एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ओर्स का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। फेमस ओर्स दे देगा और बोलेगा बताइए कौन से मेटल का ओर्स है ये। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्साइड ओर्स। कौन सा ओर्स? ऑक्साइड। ऑक्साइड का जो मेन एग्जाम्पल्स है, एक तो है बॉक्साइट ओर्स। क्या है? बॉक्साइट ओर्स। ये किसका एग्जाम्पल्स है? एल्युमिनियम का, Al2O3, ठीक है, 2S2। ये आपका बॉक्साइट ओर्स है। उसी तरह से एक और ओर्स है, जिसको बोलते हैं पायरोलुसाइट। क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट। ये किसका ओर्स है? मैग्नीज का। ठीक है जी। इसके अलावा और है क्यूप्राइट। ठीक है, Cu2O, क्यूप्राइट। इसके अलावा फिलोसफर उल, पायरोलुसाइट, फिलोसफर उल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ये मैं मेन लिख दे रहा हूं। इसके अलावा इसमें और भी ओर्स अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैं मेन लिख रहा हूं अपने याद के बेसिस पे। इसके अलावा और भी आप इसको क्या कर सकते हैं, किताब देखेंगे तो लिस्ट दिया हुआ होगा। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा ओर्स कौन सा है? सल्फाइड ओर्स। कौन सा ओर्स है बच्चों? सल्फाइड ओर्स। इसका एग्जाम्पल्स कौन है? तो जिंक ब्लेंड, ZnS जिसको बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है सीनाबार मरकरी का है। ठीक है जी। इसके अलावा कॉपर पाइराइट, CuFeS2। ठीक है जी, क्लियर? इसके अलावा और भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ट बनवा रहा हूँ जिसमें आप लोग को मेन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी और 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब वो भी सबका नेम नोट करना है जो आपको फेमस लगता है, जो आपके सिलेबस में एक्सट्रैक्शन के लिए दिया हुआ मेटल है। 2-3-4 ही मेटल दिए होते हैं, वही को याद रखना है, क्योंकि आपके खास करके बिहार बोर्ड में कॉमन एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, वेरी आसान एग्जाम्पल। हाँ, नीट के लिए, जेई के लिए आप लोगों को क्या करना है कि चार्ट किसी भी है ना गूगल पे जाकर के सर्च मारेंगे ऑक्साइड ओर्स, बॉक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, तो उसका बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हम मेन पहले याद करेंगे, बाकी हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। तीसरा जो ओर्स है वो है आपका कार्बोनेट ओर्स। ठीक है जी। इसका पहला एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, CaCO3, या इसी को मार्बल भी बोल देते हैं हम लोग कई बार। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल है डोलोमाइट। ये CaCO3 और MgCO3 का मिक्सचर होता है। इसके अलावा तीसरा है कालामाइन, ZnCO3। ये आपका कार्बोनेट ओर्स के लिस्ट में आ जाता है। क्लियर?
चौथा जो टाइप है वो है हैलाइड ओर्स। हैलाइड ओर्स, इसका पहला एग्जांपल आ जाएगा टेबल सॉल्ट, या इसी को हम कई बार रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं, और इसका NaCl होगा। दूसरा है फ्लोरेस्पार CaF2। ठीक है बच्चों, ये मेन है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, पायरोलूसाइड, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पायरोलूसाइड मैग्नीज ऑक्साइड को कहते हैं। लिखने के बजाय इसको आप फोटो खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बन रहा है तो इतना लंबा हम खींचेंगे नहीं, जल्दी से इसको फोटो खींच करके रख लीजिए। क्लियर, मिटा दें इसको। ठीक है, चलिए, तो मैंने 3 बातें अभी तक पढ़ी हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जल्दी बोलो। एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, उसको क्या कहते हैं बच्चों, मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स में ओर्स किसे कहेंगे, ऐसा मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कम खर्च में और आसानी से हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ओर्स। सारे ओर्स मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। इसके अलावा मैंने 4 तरह के ओर्स बताए हैं, मेनली होते हैं। पहला है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट ओर्स। ऑक्साइड में पहला जो बेसिक एग्जांपल ऑक्साइड ओर्स है, एल्युमिनियम का ओर्स होता है। दूसरा पैरोलूसाइड है, मैग्नीज का है, क्यूपराइट है, कॉपर का, और फिलॉसफर वुल जिंक ऑक्साइड है। ठीक, इसके अलावा सल्फाइड ओर्स में जिंक ब्लेंड, ZnS है, सिनेबाल, HGS है, कॉपर पैराइड, CaF2 है। इसके अलावा और भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा चौथा जो है, तीसरा टाइप का है कार्बोनेट ओर्स, जिसमें लाइमस्टोन है, जिसको हम लोग मार्बल भी कहते हैं। ठीक है जी। डोलोमाइट है, CaCO3 MgCO3, एंड कालामाइन ZnCO3 है। और जो चौथा टाइप का ओर्स है वो हैलाइड ओर्स है, जिसमें 2 आ जाएगा, कौन कौन सा, रॉक सॉल्ट एंड फ्लोरेस्पार। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ना चाहते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। हम क्योंकि 4 तरह का मेटल है हमारे पास, तो 4 तरह से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन, यानी जो मिनरल से निकलता है उस एलिमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है जी। इसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन मतलब क्या होता है आपको तो मालूम है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्या करने के लिए, मरीज को ठीक करने के लिए, उसको कहते हैं ऑपरेशन। यहाँ मरीज को नहीं ठीक करना है, यहाँ ऑपरेशन किस काम के लिए हो रहा है, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है। तो उसमें जो जो काम करते हैं उन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच we can extract metal in pure state by its ores is known as metallurgy operation कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेटलर्जी ऑपरेशन किसे कहेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं अपने ओर से। तो उसमें जो भी प्रोसेस हम लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेटलर्जी ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मेटलर्जी ऑपरेशन। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलर मेटल दे देगा, जैसे जिंक दे देगा, कॉपर दे देगा, आयरन दे देगा, बोले उसका एक्सट्रैक्शन करो। ठीक, तो आदमी क्या करता है, इसको रटने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप बेसिक बात जानते हैं तो इसको बिना रटे भी कहानी बना के लिख सकते हैं। खाली उस मेटल का ओर्स पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल का कौन सा ओर्स है। अगर ओर्स का टाइप मालूम है तो आपको पता चल जाएगा ऑपरेशन करना कैसे है। तो हम लोग वही बेसिक ऑपरेशन देख रहे हैं कि ऑपरेशन किया कैसे जाता है, यानी कौन कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो याद रखो कि मेटलर्जी ऑपरेशन जो होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप पूरा होता है, 4 स्टेप में। पहला स्टेप होता है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। इसी को हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। यानी सबसे पहला जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स होगा, यानी ओर्स की सफाई होगी।
सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, ओट्स की सफाई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि प्योर ओट्स को प्योर स्टेट में लाना, इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओट्स कहते हैं। सेकेंड स्टेप, जब प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दो तरीके से ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। अभी हम लोग रोस्टिंग कब लगाएंगे, कैल्सिनेशन कब लगाएंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पे भी हम बात क्या कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, फिर मैं एक एक बात को अलग अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स करेंगे। दूसरा क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ ओट्स करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ओट्स करेंगे। और ऑक्सीडेशन दो तरह का होगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होगा। इज इट क्लियर। तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन ऑफ ओट्स, ठीक है जी। और ये जो है रिडक्शन, इसको हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्मेल्टिंग भी कहते हैं। और जो चौथा स्टेप होता है वो होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन या इसी को हम रिफाइनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफाइन कहते हैं। तो ये मेटलर्जी ऑपरेशन है। लेकिन ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें बीमारी तो कुछ ना कुछ होगी, तभी ना ऑपरेशन करेंगे। तो बीमारी क्या होती है, बीमारी क्या होती है बच्चों, उसमें गंदगी होती है। क्या होती है बच्चों, गंदगी होती है। तो वो बीमारी का नाम गंदगी है, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैंग या मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे गैंग क्या होता है। गैंग या इसी को हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे, द इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड with oats is known as gang और मैट्रिक्स। ठीक है जी, गैंग और मैट्रिक्स। जो गंदगी जुड़ी हुई होती है किसके साथ, ओट्स के साथ, उसको कहते हैं गैंग या गंगू भी कह देते हैं कई बार मजाक में, और मैट्रिक्स कहते हैं। और जो गैंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूजिबल और एक होता है इनफ्यूजिबल। फ्यूजिबल और इनफ्यूजिबल यानी एक तो घुलने वाला होता है, एक विदाउट घुलने वाला होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे है ना, कुछ ओट्स में है ना बालू होता है, रेत, जिसको बोलते हैं सिलिकेट बोलते हैं। वो सिलिकेट क्योंकि हाई टेम्परेचर वाला होता है, तो जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, गंदगी घुलती नहीं है। तो जब घुलेगी नहीं तो उसको एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसे गंदगी जो क्या हो, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो घुलने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। क्या कहते हैं बच्चों, इनफ्यूजिबल यानी अघुलनशील। इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज कहते हैं, जैसे हो गया सिलिका SiO2, ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में आता है क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज बहुत हाई होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बेहतर ये है कि फोटो ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है जी, अब मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं। बच्चों ये बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। खानदानी एरिया है, खानदानी एरिया समझते हैं, मतलब इसमें शायद ही ना आवे तो अलग बात है, नहीं तो आएगा। ठीक है जी, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब आइए, मैंने क्या कहा कि जो गंदगी होती है दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती है और एक क्या होती है, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती है। एक इनफ्यूजिबल होती है बच्चों और दूसरी फ्यूजिबल। फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज तो आसानी से निकल जाती है क्योंकि वो घुल जाती है, तो घुलने के चक्कर में क्या होता है, वो आसानी से बाहर आ जाती है। लेकिन जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको घुलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घुलाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को घुलाने के लिए जो स्पेशल केमिकल डालते हैं उसको कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स क्या होता, तो दो कंपाउंड और सब्सटेंस which convert
इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज किसमें, इनटू फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं बच्चों, इज नोन एज फ्लक्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये फ्लक्स का काम करता है। क्या काम करता है, फ्लक्स, ठीक है, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे किसमें, एक्सट्रैक्शन के वक्त, तो आपको पता है ना कि जो फर्नेस होगा जिसमें मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, बड़ा बड़ा हाई टेम्परेचर वाला फर्नेस होता है, क्योंकि आपको पता है ना एक्सट्रैक्शन के वक्त बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक फर्नेस है रिवर्बरेटरी फर्नेस, जैसे एक फर्नेस है ब्लास्ट फर्नेस, जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन आपने कभी सुना होगा, तो ब्लास्ट फर्नेस। इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया था कि है ना कितना टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था नीट में इस साल के। तो करीब 2100 या 2150 के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट एज ए फ्लक्स डाला जाता है। तो क्यों डालते हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो ये कैसे ब्रेक कर जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूटेगा। और ये जो SiO2 क्या है, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है। क्या बच्चों, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, ये आग घुलनशील इम्प्योरिटीज है। ये SiO2 क्या करेगा, ये जो CaO जो जनरेट हुआ है वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा। ये क्या आग घुलनशील है और ये क्या फ्लक्स का काम कर रहा है, ये इसके साथ जोड़ देगा अपने आप को, और ये हो जाएगा CaSiO3, यानी कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, यानी अब घुल चुका है ये, अब इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और याद रखो कि फ्लक्स प्लस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज दोनों मिलके स्लैग बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, स्लैग, याद रहेगा। फ्लक्स प्लस इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज मिलके क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। स्लैग क्या है, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, ठीक है जी, क्लियर। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वापस अपने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस पे आते हैं। मैंने क्या कहा, एक्सट्रैक्शन कितने स्टेप में होता है बच्चों, 4 स्टेप में होता है। ऑपरेशन कितने स्टेप में होता है, 4 स्टेप में। और वो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है जी। जैसे किसी भी इंसान का ऑपरेशन होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको कहते हैं भैया सुबह सुबह आ जाना, खाली पेट बढ़िया से नहा धोआ के आना, है ना, खास है ना गंदगी उंदगी ना हो बॉडी में लगी हुई, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे पहले क्या करते हैं, जिसको ऑपरेट करना होता है उससे पहले उसकी क्या करते हैं, बढ़िया से सफाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बढ़िया से सफाई, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ सफाई का मतलब है ना, 2 तरह की सफाई होती है, 2 तरह की गंदगी होती है। जैसे आप जमीन के नीचे से अर्थ क्रस्ट से जब आप मिनरल्स को निकालेंगे तो वो बड़े बड़े बॉल्स के शक्ल में होगा, बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे आप जाएंगे है ना, आप झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर जो है ज़मीन के नीचे से बड़ा बड़ा क्या होता है, लम्प्स निकलता है। तो उसको क्या करते हैं, पहले बॉल मिल में डाल देते हैं। कौन से मिल में डालते हैं, बॉल मिल में। बॉल मिल क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या है, क्रशर। क्रशर समझते हो, जैसे आपने देखा होगा बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ के गिट्टी बनाई जाती है, छोटी छोटी कंक्रीट बनते हैं छोटे छोटे पत्थर, तो उसी मशीन को बॉल मिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बॉल मिल। उसमें क्रशर में डाल देते हैं बड़े बड़े पत्थर को, किसके, ओर्स के। वो उसको तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर देता है। जितना मैक्सिमम क्रश करके उसको बारीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बाहरी तौर पे जो नज़र आता है उसके अंदर ईंट होगा, फालतू पत्थर होगा, रेत होगा, मिट्टी होगा, जो आँख से दिखने वाला गंदगी होगा, और जिसको हाथ से हम चुन करके निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसकी सफाई हम लोग क्या करते हैं, उसी को कहते हैं ओर ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर ड्रेसिंग कहते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ओर ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ओर की ड्रेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओर ड्रेसिंग करते हैं
और फिर उसको क्या करते हैं, बॉल मिल में डाल देते हैं। बॉल मिल में तो एक तो मोटी मोटी गंदगी होती है, वो तो ओवर ड्रेसिंग से हाथ से पिक करके निकल जाती है। फिर उसको बॉल मिल में डालते हैं, जैसी को हम लोग क्रशर बोलते हैं। क्रशर में डाल करके क्या करते हैं, टू कन्वर्ट lump of ores into a small to convert lump of ores into a small form, यानी स्मॉल फॉर्म में बदलते हैं। किसमें डाल के, क्रशर में डाल के। तो एक तो हाथ से सफाई कर लेते हैं, ठीक है जी, तो उसको ओवर ड्रेसिंग कहते हैं। आप फिर उसको क्रशर मिल में डाल के ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, ठीक है जी। अब ये तो एकदम बेसिक है ना, सफाई हो गई, हाथ से ओवर ड्रेसिंग कर दिया, यानी जो गंदगी बाहर नजर आ रही है। जैसे हम लोग देखते हैं घाव वगैरह का, जब हम लोग कीड़ा लगाते हैं ऑपरेशन करने से पहले, उसकी सफाई करते हैं चारों तरफ से, तो ये सिंपल ओवर ड्रेसिंग है, ठीक है जी। और जिसमें मिट्टी होगा, बालू होगा, रेत होगा, उसका बड़ा बड़ा पत्थर होगा, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। फिर उसको बॉल मिल में डाल देते हैं, बॉल मिल में डाल के क्रशर से उसको तोड़ दाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। फिर यहाँ से कार्रवाई शुरू होती है। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो भी 4 तरह का होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितने तरह का होता है, 4 तरह का। अब ये 4 तरह का क्या होता है, तो पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। कौन सी वॉशिंग होती है बच्चों, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। दूसरा होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। तीसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा होता है केमिकल सेपरेशन। यानी कि जो बारीक गंदगी है उसको हटाने के लिए 4 मेथड लगाया जा सकता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन। ये चारों मेथड जो होता है वो अलग अलग तरह के ओर्स पे अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही ओर्स पे सब मेथड अप्लाई कर दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। यही आपको ध्यान रखना है कि सल्फाइड ओर्स अगर है तो क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर्स है तो क्या करेंगे, हैलाइड ओर्स है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए ये चारों में से कोई एक मेथड आमतौर पे लगता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 4 स्टेप में होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है और केमिकल सेपरेशन होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग की। किसकी बात करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। हाइड्रो मतलब होता है पानी, और ओलिक मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है, हाइड्रोलिक जैसे आपने सुना होगा ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, नाम सुना आपने। हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं, पता है ना आपको। जैसे बड़े बड़े ट्रक में, बड़े बड़े बस में जो ब्रेक लगाते हैं, तो उसे पास्कल लगा करके क्या करते हैं, ब्रेक बनाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना गाड़ी को रोकना हाइड्रोलिक प्रेशर से रुकता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर पानी का प्रेशर है, और पानी के प्रेशर से ओर्स की सफाई कर रहे हैं। अब पानी के प्रेशर से ओर्स की सफाई कैसे करते हैं, जैसे आप जिंदगी में आप देखते हैं, जैसे गाड़ी, अगर आपके पास बाइक है या साइकिल है तो उसमें कीचड़ लग जाता है बरसात के टाइम में, और कई दिनों तक वो पड़ा अंदर क्या होता है, उसके मोड गार्ड में गंदगी जो है सट करके सूख जाती है ना। तो फिर आपको कभी मन करता है गाड़ी को साफ करने का, तो पाइप लाइन में हाई प्रेशर पानी से उसमें क्या करते हैं, पानी से उसको धोने की कोशिश करते हैं। तो लगातार हाई प्रेशर डालने से जो गंदगी अंदर कचड़े के तौर पे फंसी हुई है, तो वो हाई प्रेशर से वो कट के टूट के बाहर निकलने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी यही मसला है कि जो ओर्स जिसमें बहुत सारा कचड़ा जमा हुआ है, मिट्टी है, बालू है, तो सटा हुआ भी होता है, तो उसको क्या करते हैं कि एक लकड़ी का एक टेबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विलफ्ले टेबल। कौन सा टेबल बोलते हैं बच्चों, विलफ्ले टेबल बोलते हैं। और इस विलफ्ले टेबल पे क्या करते हैं बच्चों, ओर्स को, क्योंकि क्रशर से हमने इसको तोड़ दिया ना भाई, तो क्रशर से इसके सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे, जिसको हम लोग है ना जीना भी बोलते हैं कई बार, तो इस पे क्या करते हैं कि टंकी यानी टैप वाटर हाई प्रेशर से इस पे मारना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि हाई प्रेशर लगा, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर से क्या होता है कि ओर्स जो है वो सरकते सरकते नीचे सीढ़ी पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पता है ये लगातार सरकेगा तो इसमें जो गंदगी होगी, मिट्टी होगा, बालू होगा, रेत होगा, वो पानी के साथ, रास्ते के साथ क्या होगा,
निकल जाएगा। यानी अगर लगातार इसको हम हाई प्रेशर मारते रहेंगे तो कुछ ओट्स भी सरक करके इधर उधर भागेगा, लेकिन उसके साथ जो गंदगी होगी, मिट्टी लगा होगा, बालू लगा होगा, रेत लगा होगा, वो क्या होगा, पानी के साथ धुलते धुलते बाहर निकल जाएगा। यानी जितना मैक्सिमम हम प्रेशर लगा सकते हैं जिससे ओट्स ना हिले, तो वो हम लगा के इसको धो देते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो ओट्स इज क्या, कॉन्सनट्रेटेड, concentrated by applying वाटर प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों, वाटर प्रेशर हम लगा देते हैं। तो वाटर प्रेशर लगा के इसको वॉश करते हैं। ठीक है, और इसका क्लास है वो जा सकता है, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है जी, तो ओट्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय अप्लाइंग वाटर प्रेशर। ठीक है जी, गैंग इज फ्लोर्ड बाय प्रेशर इफेक्ट। यानी प्रेशर इफेक्ट से क्या होगा, गंदगी क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। कौन से इफेक्ट से बच्चों, प्रेशर के इफेक्ट से गंदगी फ्लो कर जाएगा। अब ये याद रखिएगा कि दिस मेथड इज अप्लाई फॉर हेवी मेटल ओट्स। हेवी मेटल ओट्स का क्या मतलब, कि जो ओट्स भारी होता है, जैसे मैग्नीज का हो गया, लेड का हो गया। ठीक है जी, जिसका वजन ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि है ना ऐसा ओट्स हो जो है ना खुद हल्का हो तो पानी के साथ वो भी सरक जाएगा। तो हेवी मेटल ओट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग आयरन ओट्स इस्तेमाल करते हैं, Fe2O3 और Fe3O4, इसके अलावा PbO2। अब ये याद रखिए, मुझे याद आ गया है, इसको हेमाटाइट ओट्स बोलते हैं। आपको याद होगा ऑक्साइड ओट्स के लिस्ट में इसको लिख सकते हैं, हेमाटाइट ओट्स और मैग्नेटाइट ओट्स। बॉक्साइट ओट्स से क्या मिलता है? बॉक्साइट ओट्स से अल्युमिनियम मिलता है। और हेमाटाइट ओट्स आयरन का होता है, मैग्नेटाइट भी आयरन का होता है। PbO2 जिसको शायद लिथार्ज बोलते हैं, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लीजिएगा बच्चों, लिथार्ज बोलते हैं। ठीक है जी, ये हेवी मेटल ओट्स के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। यानी हाई प्रेशर से पानी पे मार करके उसको, उसकी गंदगी को धो देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम से अंदाजा लग गया, हाइड्रा मतलब पानी, ओलिक मतलब प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर से हम लोग आमतौर पर वॉश करते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है? और उसमें जो टेबल इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेलफ्ले टेबल। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वेलफ्ले टेबल। गंदगी अपना लुढ़क के पानी के साथ चली जाएगी। इज इट क्लियर? अब आइए, अब मैं इसको मिटा दूं। अब जो है दूसरा मेथड है, वो कौन सा है? दूसरा मेथड जो है वो फ्रोथ फ्लोटेशन है। कौन सा बच्चों? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? झाग उत्प्लावन विधि। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसी को हम लोग बिहारी लोग क्या कहते हैं, फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेन उत्प्लावन विधि। इसमें जो ओट्स इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? सल्फाइड ओट्स। कौन सा होता है? सल्फाइड ओट्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किस तरह के ओट्स पे अप्लाई होता है, तो सल्फाइड ओट्स के लिए होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उसमें पानी ले लेते हैं और उसमें एक खास तरह का सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें साथ में पाइन ऑयल डाल देते हैं। कौन सा ऑयल डाल देते हैं? पाइन ऑयल। अब क्या होता है कि यहाँ से एयर का प्रेशर मारते हैं। क्या मारते हैं? एयर का प्रेशर। तो क्या होता है कि इसके इस पानी में सल्फाइड ओट्स है। कौन सा ओट्स है? सल्फाइड ओट्स। और साथ में पाइन ऑयल डाल दिया है। और जब हाई प्रेशर से हवा मारते हैं इसमें तो झाग बनने लगता है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग जो है साबुन से है ना बुलबुला बनाते हैं, है ना, हवा में उड़ता रहता है। यही मेथड है। इसमें हवा मारते हैं, अंदर क्या है? सॉल्यूशन है। किसका है? पानी है और साथ में सल्फाइड ओट्स डाला हुआ है। तो क्या होगा कि जो ओट्स होंगे वो क्या होंगे? झाग के ऊपर आ जाएंगे। मतलब ये जो आप देखेंगे जो झाग बनेंगे ना बड़ा बड़ा, तो झाग के ऊपर ओट्स, कौन सा ओट्स? सल्फाइड ओट्स। सल्फाइड ओट्स झाग के ऊपर क्या होगा? अटैच कर जाएगा, एडहेयर कर जाएगा। आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में
एडजॉर्प्शन, पढ़ा है ना? तो एडजॉर्प्शन में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इसी मैकेनिज्म पे काम करता है कि जो सल्फाइड ओर्स होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है और उसके अंदर जो गंदगी होती है, जो मैट्रिक्स होता है, वो नीचे बैठ जाता है। यानी जो ओर्स होगा वो क्या होगा? ओर्स इज विथ बबल, यानी बबल के साथ, यानी झाग के साथ ओर्स रहेगा ऊपर और गंदगी नीचे बैठ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। आपके एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बोलेगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे आपका जिंक सल्फाइड है, जैसे आपका सिनेबार है, उसके लिए सल्फाइड ओर्स, ये सल्फाइड ओर्स है, उनके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें करना क्या होता है, कंटेनर में पानी भर देते हैं और इसमें पाइन वाल डाल देते हैं, ओट्स डाल देते हैं और हाई प्रेशर मारते हैं तो झाग बनता है और झाग के ऊपर ओट्स आ जाता है, झाग के ऊपर ओट्स उसके साथ आ जाता है और गंदगी क्या हो जाती है बच्चों? नीचे बैठ जाती है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा बच्चों। अब ये मेथड तो आपसे नहीं पूछेगा करने के लिए, बस आपसे ये पूछेगा कि भाई सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं बच्चों? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। इज इट क्लियर? क्या मैं इसको मिटा डालूं? ठीक। अब जो तीसरा मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जल्दी जल्दी देख लो, बात समझ में आ जाएगी। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है? नाम से अंदाजा लगाओ। इसमें मैग्नेटिक व्हील होता है। क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक व्हील होता है और उसे व्हील में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये कौन सा व्हील है? मैग्नेटिक व्हील है। और ये क्या है? बेल्ट है। ठीक है, और ये मशीन जो है चल रही होती है। ये दो व्हील होता है और ये ऐसे ऐसे इस पे बेल्ट होता है। इस पे क्या होता है? ओर्स को तोड़ के डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? ओर्स को। आपको पता है ओर्स में अगर मेटल का ओर्स होगा तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे मान लो आयरन का ओर्स है या मैग्नीज का ओर्स है और उसके साथ जो गंदगी है वो नॉन मैग्नेटिक है। गंदगी क्या है? नॉन मैग्नेटिक। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है जिसको हम लोग पैरोलुसाइड बोलते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है। तो जब ये व्हील चलेगा तो ये ओर्स सरके के क्या होगा? इस व्हील से नजदीक में गिरेगा। कौन? ये है मैग्नेटिक ओर्स। कौन सा ओर्स? मैग्नेटिक ओर्स नजदीक गिरेगा और ये जो गंदगी होगी जो नॉन मैग्नेटिक होगी, नॉन मैग्नेटिक, वो उड़ करके दूर जाके गिरेगी। तो मैग्नेटिक ओर्स नीचे गिरेगा क्योंकि व्हील का इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। ये मैग्नेटिक व्हील है तो इसके असर से वो चिपक करके थोड़ा नजदीक गिरेगा और जो नॉन मैग्नेटिक गंदगी है वो दूर जाके गिर जाएगी। या उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक गंदगी है और नॉन मैग्नेटिक है ना ओर्स हो, तो ओर्स दूर गिरेगा और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक गंदगी वो नजदीक गिर जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह के ओर्स किसके लिए होते हैं? तो मैग्नेटिक ओर्स विल बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। इस मेथड से मैग्नेटिक ओर्स साफ हो सकता है। जैसे आयरन का हो गया, जैसे मैग्नीज हो गया, जैसे टिन हो गया, इनका ओर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन में। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड क्या? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने 3 तरह की सफाई बताई। पहला कौन सा था? हाइड्रोलिक प्रेशर वाला। दूसरा कौन सा था? फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए होता है। और तीसरा कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो गंदगी मैग्नेटिक होगी तो जो मेटल का ओर्स होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा, और अगर उल्टा हो गया तो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अब जो है लास्ट मेथड है और वो है केमिकल सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल सेपरेशन मेथड। अब नाम से अंदाजा लगाओ, केमिकल सेपरेशन मेथड का मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन का कुछ चक्कर होगा। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए हम लोग है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है बियर्स प्रोसेस होता है। बियर्स प्रोसेस, या इसी को हम लोग कहते हैं कि बॉक्साइट ओर्स स्पेशली लेते हैं इस मेथड के लिए। मैं एक एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही मेथड मेन फेमस होता है जो आपके एग्जाम में आता है। बियर्स प्रोसेस क्या होता है कि जैसे बॉक्साइट ओर्स है, Al2O3 2S2O, अब इसके साथ गंदगी है। क्या इसके साथ गंदगी है? तो हम क्या करते हैं, इस ओर्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। किस ओर्स को? बॉक्साइट ओर्स को। किस में डाल देते हैं बच्चों?
सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाल देंगे। तो क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में रिएक्शन कर लेगा और ये बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaLO2 बना देगा, NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ये नीचे बैठ जाएगा और गंदगी जो है उस सॉल्यूशन में रह जाएगी, यानी ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और गंदगी क्या होगी, पानी के साथ सॉल्यूशन के साथ रह जाएगी। अब उसको हम फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे। फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बच्चों करेंगे, इसमें फर्दर और पानी मिला देंगे, क्योंकि ये मेथड तो इससे भी कर सकते हैं लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के भी कर सकते हैं। इसमें फिर एक्सेस ऑफ वाटर डाल देते हैं। क्या डालते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रीगेन हो जाता है और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर एक स्टेप और हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। पहले हमने बॉक्साइड और उसको किसमें डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। फिर उसमें और एक्सेस ऑफ पानी मिला दिया तो धीरे धीरे करके क्या ये फर्दर वाटर से रिएक्शन करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा, यानी नीचे बैठ जाएगा ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी पानी में सोल्यूशन में बनकर रह जाएगा। तो अब बताओ, जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको फिल्टर कर देंगे ना भाई, तो इसको फिल्टर करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है जी, फिल्टर करेंगे। फिर क्या करेंगे, वॉश करेंगे और फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे। 3 काम करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे और हीट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, Al2O3 में बदल जाएगा। ये इसी को एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्यूमिना। ये प्योर फॉर्म ऑफ ओर्स हो गया, यानी अब ये प्योरेस्ट फॉर्म हो गया एल्युमिनियम का। इज इट क्लियर, यानी गंदगी इस सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल गई, ठीक है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो भी सॉल्यूशन के साथ बाहर आ गया और ये प्योर फॉर्म में निकल गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेयर्स प्रोसेस। इसी प्रोसेस का एक और भी नाम है, इसको लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है, लीच करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को है ना खुरुश के बाहर निकालने को कहते हैं। तो गंदगी में से जो उसमें इम्प्योरिटीज होगा वो खुरुच करके कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा और ओट्स जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और हीट कर देंगे, फिल्टर करके बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोसेस में एक और भी प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड स्मिथ मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, ठीक है जी। अब ये गोल्ड स्मिथ मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस क्या होता है, जो गोल्ड की सफाई करते हैं ना, गोल्ड की सफाई, जैसे जो गोल्ड इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा, गंदगी वंदगी जो होगी उसको साफ करने के लिए गोल्ड स्मिथ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेनली 2 मेटल के लिए इस्तेमाल होता है, गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, एक सिल्वर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है KCN पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है। क्योंकि हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस याद रखिए कि हम लोग को एक तो बेयर्स प्रोसेस इस्तेमाल होता है जो केमिकल मेथड से है ना सेपरेट होता है, और दूसरा कौन होता है, गोल्ड स्मिथ फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं इसको। इसमें गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होता है। जैसे आम जिंदगी में आप देखते होंगे कि जो घर में ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो औरतों के पास जो क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड का जो जेवर होता है, तो उसको क्या होता है, शादी से पहले लोग क्या करते हैं, उसको सफाई करवाते हैं, है ना। किसके पास, सुनार के पास। सुनार बोलता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना इसको साफ कर देंगे। अब आप औरतें बहुत खुश कि वाह फ्री में साफ हो रही है भैया, लेकिन वो क्या करता है कि वो है ना एक्वारेरिया में डाल देता है उसको। एक्वारेरिया मतलब HNO3 और HCl के मिक्सचर को एक्वारेरिया कहते हैं। एक्वारेरिया कैसे कहते हैं, HNO3 और HCl के मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेरिया। उसमें 3:1 होता है, यानी HCl 3 फॉर्म होता है, 3 मोल होता है और HNO3 1 पार्ट होता है। तो उसमें जब डालते हैं तो वो क्या करता है, गोल्ड को साफ कर देता है। साफ करने का मतलब एक तो गंदगी साफ करता है और कुछ गोल्ड को वो डिजॉल्व भी करा देता है, ठीक है जी। अब उसी को लोग कहता है, जो सोनार होता है बोलता है कि है ना 1 ग्राम तो जर्ली कट जाता है, मतलब क्या बोलते उसको कि वो जल गया वो चीज़। तो इसलिए एक ग्राम 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम उसका क्या होता है ना वजन कम हो जाता है। तो औरतों को सिर्फ इसी बात से खुशी होती है कि हमारा गोल्ड साफ हो गया, इनको पैसा नहीं लगा।
मेरा सुनार बहुत काम का आदमी है और सारे औरतों को भी प्रचार करते हैं, फ्री में करता है, जाके साफ करा लो। लेकिन वो एक्चुअली में 0.01 ग्राम भी अगर डिजॉल्व करा दिया तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 200 लोगों की सोना साफ कर दिया तो उसके पूरे दिन भर का है ना स्टाफ की सैलरी महीने भर का निकल जाता है उसी में। ठीक है जी। तो अगर कभी आपको गोल्ड साफ कराना हो तो उससे कहना कि जितना वेट है उतना ही वेट चाहिए वापस, तो बोलेगा ना तो फिर पैसा लेंगे। ठीक है जी। तो फिर उसके लिए क्या करना है आपको, जो घरेलू मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह आप लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कृपया करके गोल्ड साफ ना कराएं। ठीक है, और साफ कराना है तो मेरे पास लेके आए तो उसमें ठीक है जी। अब इसको नोट कर लेंगे हम लोग, छाप दिया इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कितना मेथड से हमने सफाई कर दी भाई, बोलो यार? 4 मेथड से। कितने मेथड से सफाई कर ली? 4 मेथड से। अब बताओ चारों मेथड में सबसे काम का मेथड कौन सा है? एक तो फ्लोटेशन है, बोलो यार, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है केमिकल सेपरेशन। बाकी सारे मेथड तो हम अंदाजा लगा ही चुके होंगे। अब जो है पहला स्टेप पूरा हो गया, ओट्स की सफाई हो गई। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है वो ऑक्सीडेशन। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा टॉपिक। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। किसको जोड़ना? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे क्यों? तो ऑक्सीजन इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को फिर हम फर्दर हटा सकते हैं, है ना। ऑक्साइड ओट्स जो होता है वो आसानी से हट सकता है। अब हमारे पास ओट्स है कितने तरह का? 4 ओट्स है। एक ऑक्साइड ओट्स है, बोलो। दूसरा सल्फाइड ओट्स है। तीसरा कार्बोनेट है। चौथा, अब दिमाग लगाओ, जो ऑक्साइड ओट्स पहले से ही ऑक्साइड है तो उसको इस मेथड में अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? ऑक्साइड गया काम से, ऑक्साइड को इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अब दूसरा मेथड, दूसरा कौन सा ओट्स है? हैलाइड ओट्स, तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पूछोगे नहीं सर क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड तो पहले से ऑक्साइड है, और हैलाइड को इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हैलाइड जो होता है वो अल्कली मेटल को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अल्कली मेटल। कौन से बनाते हैं? अल्कली मेटल। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो अल्कली मेटल्स बनाते हैं। 1 मिनट होल्ड करो बच्चों। हेलो, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, तो जो ऑक्साइड और हमको ध्यान सुनना, अब यहीं से टेक्निकल बात है। जो ऑक्साइड और से वो पहले से ऑक्साइड है तो उसको ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा कौन सा है? हैलाइड। तो हैलाइड क्यों भी नहीं कराएंगे, बोलोगे सब क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल का होता है हैलाइड। याद रखो हमेशा क्या होता है? रिएक्टिव। जैसे अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, वो हाईली रिएक्टिव मेटल ही हैलाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और हैलाइड क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो वो पहले से ही क्या होता है? रिएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम उसको ऑक्साइड के तरफ ना ले जाके क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चों? डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे एक बात और समझ में आ गई, बोलो क्या समझ में आए? कि 4 ओट्स में ऑक्सीडेशन सिर्फ 2 का ही कराना है। एक बचा सल्फाइड और दूसरा बचा कार्बोनेट। बात समझ में आ गई? तो अगर किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन आपसे पूछता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दे कि है ना जिंक का एक्सट्रैक्शन कीजिए जिंक ब्लेंड से, या आपसे कह दे कि लेड का एक्सट्रैक्शन कीजिए, तो आप ओट्स को खाली पकड़ के रखिए, बाकी कहानी अपने आप लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो अब आइए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है रोस्टिंग, बोलो, और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले तो याद रखो कि रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? सल्फाइड ओट्स के लिए रोस्टिंग होता है। ये पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और कैल्सिनेशन किसके लिए होता है बच्चों? कार्बोनेट ओट्स के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओट्स। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क क्या है? इसमें हीटिंग ऑफ ओट्स होता है। क्या होता है बच्चों? हीटिंग ऑफ ओट्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी हवा की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं, गर्म करते हैं, इसको कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है? हीटिंग ऑफ ओट्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर, दोनों में फर्क समझ में आ गया? इसमें हवा की उपस्थिति में कराना है, इसमें हवा की अनुपस्थिति में। अब आप पूछेंगे सर क्यों? तो दिमाग लगा कर सोचो। सल्फाइड ओट्स है, जैसे मान लो ZNS है, इसको हवा की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। अब आप बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, वो बाहर निकल जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। जिंक किस बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड बन गया ये,
ठीक है जी। और उसी तरह से और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे HDS है तो इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो HDO और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में बच जाएगा, ठीक है जी। और ये हीटिंग क्या कर रहे हैं ओट्स का, कार्बोनेट ओट्स के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट ओट्स में क्या होगा, दिमाग लगा के सोचो, जैसे CaCO3 है, अब इसको हीट कर रहे हैं, अब वेरी स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, कौन सी हीट करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग हीट। तो इसमें कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा बाहर। अब ये ऑलरेडी ऑक्साइड बन ही चुका है तो ऑक्सीजन की बाहर से सप्लाई की जरूरत नहीं ना पड़ रही है, ऑलरेडी वो पहले से हीट करके ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन इसलिए देना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमको ऑक्साइड में बदलना है। और इसको ऑक्सीजन इसलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि ये कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑक्साइड ही तो बनेगा ना अपने आप, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल ये उसी तरह ZnCO3 ले लेंगे बच्चों, तो इसको हीट करेंगे, डेल्टा निशान दे लेंगे, मतलब होता है हीट, तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग और दूसरे को कहते हैं कैल्सिनेशन। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बोलेगा रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओट्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओट्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। और ध्यान रखना कैल्सिनेशन में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है क्योंकि कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, हाई MPPP वाला होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। यहाँ मिटा दें इसको। अब हमारे पास ये समझ में आ गई बात, ठीक है जी, क्लियर। इसको मिटा दें इसको। चलिए अब आप लोग थोड़ा बहुत थक गए होंगे तो थोड़ा सब्र रखो, बस बात खत्म हो रही है, 5-7 मिनट और लगेगा, बात को मैं समाप्त कर दूंगा तो आपको हमेशा के लिए फायदा होता है, ठीक है जी। अब जो है मैंने कितना स्टेप पूरा कर दिया, 2 स्टेप। पहला कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स और दूसरा ऑक्सीडेशन। कंसंट्रेशन कितने तरह का हुआ, 4 मेथड से। कौन कौन सा, हाइड्रोलिक, वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक, सॉरी फ्लोरेशन, मैग्नेटिक और केमिकल सेपरेशन। और फिर है ना ऑक्सीडेशन कितने तरह से, रोस्टिंग और ऑक्सीडेशन। अब बताओ रोस्टिंग और ऑक्सीडेशन हम कर चुके, बोलो। तो हमारे पास रोस्टिंग और ऑक्सीडेशन में हमारे पास कौन सा ओट्स इस्तेमाल हो रहा है, या तो ऑक्साइड सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा। बाकी ऑक्साइड और हेलाइड को छोड़ दिया क्योंकि ऑक्साइड पहले से ऑक्साइड है और हेलाइड जो है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है जी। अब जो तीसरा मेथड है वो है क्या, रिडक्शन। अब बताओ हमको चाहिए क्या, दिमाग लगाओ, हमको चाहिए प्योर मेटल, क्या चाहिए, प्योर मेटल। तो ऑक्सीजन हटा देंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना होता है। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन जो है 3 तरीके से होता है। एक होता है बाई कार्बन, दूसरा होता है बाई एल्यूमिनियम, ठीक है, और तीसरा होता है बाई ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन कार्बन से हो सकता है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, बेसिकली ऐसे करेंगे, सॉरी, इसको कहेंगे बाय केमिकल रिडक्शन। क्या करेंगे बच्चों, बाय केमिकल रिडक्शन। और इसमें भी 2 फॉर्म आ जाएगा, बाय कार्बन और बाय एल्यूमिनियम। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और तीसरा जो है वो है ऑटो रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, ठीक है जी। अब एक चीज मैं बता दूं, इसको ध्यान से समझना, यहीं पर लोगों को ज्यादातर गलती होती है। देखो आपको याद होगा, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, ठीक है जी। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का टेक्निक भी सिखा रखा है, लेकिन मैं आपको अपने तौर पे जो रिएक्टिविटी सीरीज याद है वो याद अगर हम दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास रिडक्शन कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से, बाय केमिकल रिडक्शन, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक और ऑटो रिडक्शन। अब दिमाग लगाओ, केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में फर्क क्या नजर आ रहा होगा। केमिकल में इसका मतलब केमिकल मेथड अप्लाई हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब करंट वाला मामला। तो करंट वाला मामला कौन शो करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ध्यान से इलेक्ट्रोलाइज कर जाएगा। करंट भेजने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाना। तो आमतौर पे ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम से ऊपर वाले मेटल ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। तो इनका कैसे रिडक्शन कराते हैं,
बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यही आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो मेटल रिएक्टिव होता है उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक सेल लेते हैं, इसमें एक प्योर मेटल का रॉड ले लेंगे, एक इम्प्योर मेटल का रॉड ले लेंगे, ठीक है जी। और उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो प्योर मेटल वाला जो रॉड होगा वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और जो इम्प्योर मेटल होगा धीरे धीरे पतला हो जाएगा। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं, ठीक। तो आमतौर पे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो वो कौन से मेथड पे जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे। यहाँ तक कि एल्युमिनियम भी हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेटल होंगे, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, बोलो हाँ या ना। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से मेथड से जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो हम लोग को याद नहीं करना है, ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में चले जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 4 मेटल दे देगा, बोलेगा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस मेटल का होगा, तो आमतौर पर टीचर नहीं बताता है कि इसको कौन सा होगा, इसको याद करने के लिए कह देता है। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जाएगा। अब जो कम रिएक्टिव होगा तो ये मॉडरेट रिएक्टिव है, क्या बच्चों, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो इनको केमिकल मेथड से, बाय केमिकल मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, केमिकल मेथड। और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन से रिडक्शन में जाएगा, ऑटो रिडक्शन में। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जाएंगे, जो मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो केमिकल रिडक्शन में जाएंगे, और जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो उनके लिए क्या होगा बच्चों, उनके लिए भाई ऑटो रिडक्शन है। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर ये बात समझ में नहीं है, कार्बन और एल्युमिनियम, तो याद रखो कार्बन और एल्युमिनियम दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसका काम करता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 है, अब उसमें कार्बन डाल दिया, कार्बन का पाउडर, तो वो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो ये आयरन बना देगा और CO बना देगा और CO2 बना देगा, ठीक है जी, रिडक्शन हो गया। जैसे मान लो अगर टिन है तो टिन का ऑक्साइड है, तो टिन का ऑक्साइड होगा तो कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो टिन बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपको रटना नहीं है, ये तो पता है ना, कार्बन होगा तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कितना कार्बन डालना है, कितना ऑक्सीजन है उसमें। तो CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन पाउडर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। दूसरी बात कि कौन कौन से मेटल में इस्तेमाल होगा, तो देखो ध्यान से, मैग्नीज में भी होगा, जिंक में भी होगा, आयरन में भी होगा। तो आपके जो 12th के सिलेबस में 2-3 ही मेटल हैं, जिंक होगा, शायद कॉपर होगा, तो वो सारे मेथड इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है तो कई जगह पे एल्युमिनियम क्योंकि बहुत महंगा होता है ना, कार्बन की तुलना में तो एल्युमिनियम महंगा है, तो ये है ना एल्युमिनियम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्योर मेटल अगर आपको लेना है तो एल्युमिनियम लेते हैं। इसमें क्या होता है, Fe2O3 कैसे बदल जाएगा, Al2O3 में और आयरन अलग हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी मेटल ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ मिक्सचर को कहते हैं थर्माइट मिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चों, थर्माइट मिक्सचर। और थर्माइट मिक्सचर का काम क्या होता है, थर्माइट वेल्डिंग में काम करते हैं इसको। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है, आपने देखा होगा रेलवे क्रॉसिंग जो होती है ना, रेलवे, तो जब एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि दो मेटल जो दो ट्रैक है उसके बीच में जो गैप होता है उसमें एल्युमिनियम पाउडर भर देते हैं। क्या भर देते हैं, एल्युमिनियम का पाउडर, ठीक है। आप नेट पर सर्च कीजिएगा थर्माइट वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, तो आपको दिखेगा। डाल देते हैं क्या, उसी गैप में एल्युमिनियम पाउडर भर देते हैं और फिर इसको एक बार आग लगाते हैं, मतलब हीट करते हैं मैग्नीशियम रिबन से। किससे, मैग्नीशियम रिबन से। तो ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। ध्यान से देखना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें 2000-2500 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है अपने आप, है ना। तो वो अपने आप लोहा आपस में जुड़ जाता है ना। इसमें अलग से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, बस में दो मेटल के जो रेलवे ट्रैक होता है वो तो आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड ही होगा, और एल्युमिनियम पाउडर भर देंगे तो वो क्या होगा, थर्माइट मिक्सर बन जाएगा। अब उसको मैग्नीशियम रिबन से गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो फिर वो आग पकड़ लेगा, ये आपस में ही रिएक्शन करके जुड़ जाएगा।
और ये 2000 डिग्री 3000 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, थर्माइट मिक्सचर बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हवाई जहाज़ वगैरह पे जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हवाई जहाज़ जल जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो है ना जो, क्योंकि उसके अंदर हवाई जहाज़ के अंदर एल्युमिनियम भी इस्तेमाल होता है ना, आयरन भी इस्तेमाल होता है, तो वो पूरा का पूरा जो है हवाई जहाज़ थर्माइट मिक्सचर बन जाता है। इसीलिए वहाँ पर आदमी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल नॉर्मल आग नहीं होती पेट्रोल और डीजल वाली, वो मेटल का आग होता है वो, तो इसलिए वहाँ पर आदमी नहीं बचता। बात समझ आ रही? इसलिए कई बार जो है पेट्रोल है ना, जिसका जो होगा फ्यूल, उसको गिरा दिया जाता है। अगर आग लगने वाली होती है गिरा देते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा, तो कई बार आदमी बच भी जाता है। ठीक, अब मेरी बात समझो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो किसी भी मेटल ऑक्साइड का अगर एल्युमिनियम पाउडर के साथ मिश्रण बना दें, उसी को कहते हैं थर्माइट मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटा? थर्माइट मिक्सचर। थर्माइट मिक्सचर क्या होता है? वेल्डिंग मिक्सचर कहलाता है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये अपने ही हीट से आपस में लोहे को जोड़ देता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो बात ध्यान में रखने की है वो क्या है, तो मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेल्डिंग में क्या होगा कि जो मेटल रिएक्टिव होगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक वेल्डिंग कर देंगे, और जो मेटल क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे, बाई केमिकल रिडक्शन से। केमिकल रिडक्शन बाई कार्बन या एल्युमिनियम। अब एक रिडक्शन बचा ऑटो रिडक्शन। ऑटो मतलब क्या होता है, आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। जैसे ध्यान से देखना, जैसे सिनेबार है, जैसे क्या है, सिनेबार है, इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रोस्टिंग करा रहे हैं। तो रोस्टिंग मालूम है क्या करते हैं, इसका कंप्लीट रोस्टिंग नहीं करते हैं, इसका कंप्लीट रोस्टिंग नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, कुछ रोस्टिंग करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो जब कुछ रोस्टिंग करेंगे, कुछ छोड़ देंगे, तो आधा ऑक्साइड हो जाएगा, आधा सल्फाइड हो जाएगा। बोलो यार, आधा ऑक्साइड हो जाएगा, आधा सल्फाइड। कंप्लीट रोस्टिंग कर देते तो सब ऑक्साइड हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, आधा ऑक्साइड रखने दिया, आधा सल्फाइड रहने दिया, क्योंकि हमने कंप्लीट रोस्टिंग नहीं कराया। तो फिर ये क्या होगा, ये आपस में भिड़ जाएगा। अब आपस में भिड़ जाएगा तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, ये 2HgS है तो क्या होगा, 3Hg बना देगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटो रिडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको ये आपको रिडक्शन का मेथड बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। अब जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है सबसे आखिरी वाला पार्ट है रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन आप किताब देख लीजिए, उसमें 4-5 मेथड दिया होगा, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। जो टेक्निकल बात है वो मैंने आपको समझा दी। प्यूरिफिकेशन आप लोग खुद से बुक से देख लीजिएगा, 4 मेथड से होगा। मौका मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।